जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 है डेफोडिल्स, जो कि आपकी पोइम है और इसकी हमने बेटा समरी पढ़नी है। आबे नरगिस, डेफोडिल्स जो हैं वो बहुत ही प्यारे फूल हैं जिसके बारे में विलियम वर्ड्स जो हैं वो बयान करते हैं उनकी खूबसूरती, और वो नेचर से लव करने वाले हैं। तो ऐसा है कि जब आप लोगों का पेपर जो आता है, आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आता है, एक जो स्टेंजा दिया हुआ होता है, आपने या तो उसका रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है या समरी लिखनी होती है। तो बेटा सबसे ज़्यादा इजी आप लोगों के लिए समरी है। जब आप लोग समरी लिखते हैं, जो बच्चे समरी लिखते हैं वो समझ लें कि A+ ग्रेड के होते हैं और वो 5 के 5 नंबर ले सकते हैं। जो समरी मैं आप लोगों को करवाने लगा हूँ, डायरेक्ट समरी करवाऊँगा स्टेंजे के बगैर। स्टेंजा वही चीज़ है जो हम समरी में पढ़ेंगे, समझ लें ये उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो लेकिन इस समरी में आप लोग अगर इसको एज इट इज़ लिख देते हैं तो आप लोगों के 5 के 5 नंबर हैं, ना कि सिर्फ आपके इसमें 5 नंबर आएंगे। अगर आप अच्छा लेटर भी लिख लेते हैं और समरी 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं जो आप लोगों ने खूबसूरत तरीके से लिखने होते हैं, तो वही आप लोगों का लेवल बताते हैं कि आप किस लेवल के बच्चे हैं, आपको क्या 75 में से 75 नंबर देने हैं कि नहीं। पेपर चेक करने वाला इन 2 चीज़ों को देखता है और आपका यहाँ पर कैलिबर शो होता है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस सब लोग एक जैसे लिख देते हैं, ट्रांसलेशन छोटी सी होती है वो भी सारी ठीक लिख देते हैं। असल बच्चे का पता चलता है समरी में आकर और लेटर में आकर कि वो बच्चा किस काबिल है। तो बेटा समरी को स्टार्ट करते हैं। समरी नंबर हम 3 पढ़ते होते हैं, ठीक है। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो समरी नंबर 3 करें। आप लोग ब्राइट इंग्लिश ग्रामर में से समरी नंबर 2, समरी नंबर 1 ये भी कर सकते हैं। जो बच्चे बड़ी समरी नहीं कर सकते या जो बच्चे जो हैं इतने अच्छे मार्क्स लेने वाले नहीं हैं, बच्चे सारे अच्छे होते हैं लेकिन कैलिबर हर एक का डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आप लोगों का कैलिबर जो है 50% तक का है तो आप समरी नंबर 1 करें। अगर 50 to 70%, 80% तक का है तो 50 जो समरी नंबर 2 कर लें। अगर 90 से अबव वाले हैं, 80 से 100 के दरमियान में आप लोगों के नंबर आते हैं, 95, 97, 98%, तो आपको समरी जो है ये वाली करनी पड़ेगी जो मैं पढ़ाने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समरी के स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन ऐड करवाने लगा हूँ वो लाजमी कर लीजिएगा, वो आपको समरी में ब्राइट में नहीं मिलेगा। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट कॉकरमाउथ इन कम्बरलैंड, यूके on April 7th, 1770. His passion for nature is well known. That is why he is referred to as a poet of nature. Wordsworth is a poet of nature. He says that nature has healing power and daily communion with nature can make us noble and wise. Nature can suspend our cares and worries for time being. Most of the Wordsworth's poems describe sight and beauty of nature. On April 15th, 1802, Wordsworth and his sister went to Usury to visit their relations, मतलब अपने रिश्तेदारों के पास, relatives relations. On their way back to Grasmere, he caught sight a large number of golden daffodils growing on the bank of a lake in the Lake District. He was tongue-tied to see the magical beauty of those daffodils which were fluttering and dancing in the breeze. Inspired by this spectacle, he composed this poem in 1804, which was published in 1807. This poem is pleasant experience of poet's life. He is walking in the countryside, in the valleys and among the mountains. He happens to come across a large number of daffodils growing along the bank of a lake under the trees. They were fluttering and dancing in the breeze and shining like stars in the sky and stars in the Milky Way.
स्टार इन द स्काई भी हो सकता है एंड स्टार्स इन द मिल्की वे भी हो सकता है। In the nearby lake, the waves were dancing with wind sparkling because of sun rays falling upon them. But the beauty of daffodils is so magical that it surpasses the beauty of dancing and sparkling waves, as he says. The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. They are moving to and fro. They are moving to and fro and tossing their heads in the breeze joyously. He is spellbound and keeps gazing at them for a long time. He is unaware of the spell which the flowers have cast upon him. He leaves the place filled with great happiness in later life whenever he is dejected and forlorn. जब वो कभी अफसुर्दा या रंजीदा हुआ, he recalls the same scene before the eyes of his imagination. तो ये वही जो है सीन जो है सोचता, तो ये तमाम चीज़ें इमेजिनेशन जो हैं इसकी आंखों के सामने आ जाती। The fever and fret of the life are suspended for the time being, and he is lost in the world of beautiful images and thoughts. At the start, the mood of the poet is loneliness and sadness. He does so by comparing himself with a single cloud as कि वो अपने आप को एक सिंगल क्लाउड, एक बादल की तरह जो है तन्हा और सैड महसूस करता है, जो कि इधर उधर घूम फिर रहा था, आवारागर्दी कर रहा था। I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud. ये स्टेंजे का पार्ट है जिसमें वो ये कहता है कि मैं तन्हा और अफजुर्दा था जब मैं एक तन्हा बादल की तरह घूम फिर रहा था। At the poem progresses, the mood changes into happiness. He mentions the joy and the wealth that daffodils have brought him thus. And then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. और फिर कहता है मेरा दिल जो है खुशियों से भर जाता है और डैफोडिल्स के साथ डांस करता है। The poem has set rhyme scheme and constant structure. It consists of 4 stanzas of 6 lines with roughly 8 syllables in each lines. तो ये पोइम में जो स्टेंजा इस्तेमाल किया है उसमें कितनी लाइंस हैं, राइम इस्तेमाल हुई है, तो वो वाला एंड में एक्सप्लेनेशन बता दी है। ये आप लोगों की समरी इतनी कम्प्रिहेंसिव है, इतनी डिटेल्ड है कि आप लोग जब ये समरी लिखेंगे तो देखने वाला आप लोगों को 5 नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश कीजिएगा कि अगर इतनी बड़ी समरी लिखनी है तो इट्स मीन कि आप लोगों की स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर कभी आप लोगों का एक आधा सेंटेंस बीच में छूट जाए तो ओवर राइटिंग नहीं करनी, काट के ऊपर नहीं लिखना, उसको छोड़ दें, आगे मूव करें। ठीक है, तो ये थी बेटा आज की आप लोगों की समरी। इसके साथ हम लोग आप लोगों के 5 जो टेंसेस जो हैं उर्दू से इंग्लिश वाले वो बेटा करते हैं, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों की एक्सरसाइज आप लोगों की 3 है जो हमने 11th नंबर पढ़ना है। वो आपका क्या लगता है, व्हाट इज़ ही टू यू। नेक्स्ट अब 12th नंबर है 1 दर्जन अंडे खराब थे, 1 डजन एग्स वर रोटन। 13 नंबर है क्या सब सवाल आसान थे, वर ऑल क्वेश्चंस इजी। ये खिलौना खूबसूरत ना था, दिस टॉय वॉज नॉट ब्यूटीफुल। टीपू सुल्तान आदल हुक्मरान था, टीपू सुल्तान वॉज अ जस्ट रूलर। तो ये था बेटा आज का आप लोगों का लेक्चर। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम लोग अपनी चैप्टर नंबर जो 5 जो हमने समरी पढ़ी है इसी की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, कल नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।